हेलो दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स को बाई करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। और बिगिनर को तो ट्रेडिंग तो शुरुआत में करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले मार्केट को समझना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको अपने उसी पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए जिसकी आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई आवश्यकता ना हो। अब आइए जानते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक फॉर बिगिनर। बिगिनर के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को कैटेगराइज करना होगा, जिसमें आप 80% आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं और 20% ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आप इंट्राडे और भी ट्रेडिंग सीखने के लिए उसको यूज करें। अब इन्वेस्टमेंट भी कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट में भी आप दो तरीके से करिए, जिसमें से आप जो 80% कैपिटल निकाले हैं उसका 60% आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में डालें, 40% उसका आप शॉर्ट टर्म के लिए डालें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि 5 से 10 सालों के लिए। तो किस तरीके से होता है, आप उसमें फंडामेंटल एनालिसिस लगाते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी जोड़ते हैं। जैसे आपको कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मिल गया तो आपको उसमें एंट्री कब लेनी है, तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है, ये आप उसमें लगा सकते हैं। और जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको केवल टेक्निकल एनालिसिस लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या हमें देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। अब आप जान लीजिए कि किन किन बातों को इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने पैसे को एक साथ किसी एक शेयर में नहीं लगाना चाहिए। इसे मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों एक साथ पैसे को नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए आपको, या अगर निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको समझना चाहिए, तभी आप कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कंपनी रिटर्न देगी कि नहीं। कंपनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और उसके प्रमोटर और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए कि प्रमोटर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है। कहीं आपका पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो इसमें फंस तो नहीं सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके लिए आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना चाहिए। आपको जिस शेयर में इन्वेस्ट करना है उस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको देखना चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको जो मुख्यतः देखनी होती है चीज़ें वो होता है पी रेशियो। अगर पी रेशियो 20 से कम है किसी कंपनी का और उसका पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से भी कम है और सब चीज़ें अच्छी हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीजी रेशियो कंपनी का 1 से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 20% से ज़्यादा का हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC 20% से ज़्यादा हो। EPS पॉजिटिव हो कंपनी का। रिटर्न ऑन एसेट 15% तक का हो। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR 15% की दर से बढ़नी चाहिए। लास्ट 5 सालों का सेल्स ग्रोथ 15% के ऊपर होना चाहिए। कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज न हो। कंपनी को ऑर्डर मिलते रहें। कंपनी R&D पे काम कर रही है नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसमें नया नया इनोवेशन कर रही है कि नहीं। प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, कहीं प्रमोटर की ज़्यादा शेयर प्लेस तो नहीं है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए जिससे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में खर्च कर सके। कंपनी अगर डिविडेंड बोनस देती है तो यह बहुत अच्छा है शेयर होल्डर्स के लिए। आपको कंपनी का बैलेंस शीट भी पढ़ना आना चाहिए। अब जैसे बैलेंस शीट में आपको क्या क्या देखना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाके आपको उसके क्वार्टर रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट का एनालिसिस करनी चाहिए। जैसे सेल्स, रिवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ होनी चाहिए। इसे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपैरिजन भी करें। जैसे कि आपको यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको एक स्टॉक का दिखा रहा हूँ। आइए हम आपको विप्रो के बैलेंस शीट पे ले चलते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। अब जैसे इसका सेल्स देखिए तो सेल्स यहाँ पे सितंबर में 22,540 करोड़ का है, जून में 21,529 करोड़ का है, मार्च 2022 में 20,861 करोड़ का है और दिसंबर 2021 में 20,315 करोड़ का है। मतलब कि इसका सेल्स जो है लगातार बढ़ा है। ये देखिए लास्ट के 4 क्वार्टर में लगातार बढ़ा है। अब इसको हम कैसे मैच कराएंगे, और ईयर ऑन ईयर पे सितंबर 22 का मैच कराइए सितंबर 21 से 19,669 करोड़, सितंबर 22 में 22,540 करोड़, मतलब बढ़ा है। अब जून में देखिए 18,467 करोड़ था जून 21 में, जून 22 में 21,529 करोड़, यहाँ भी बढ़ा है। मतलब इनके सेल्स में इस तरीके से आप इनका ग्रोथ निकाल सकते हैं कि कितना % का ग्रोथ कर रही है। वैसे फिर यहाँ पे आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, जैसे इसको मैं अभी सेल्स को मैच कराया वैसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैच कराइए। फिर नेट प्रॉफिट इसका मैच कराइए कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। कंपनी का EPS चेक कर लें। देखिए कंपनी का EPS ऐसे इनका
ग्रोथ हुआ है 4.68 से 4.85। ये आपका क्वार्टर रिजल्ट पे हो गया। अब ऐसे आप इसको एनुअल रिजल्ट पे चेक कर लीजिए। एनुअल में आएंगे, देखेंगे इनका सेल्स 19 में 59,000 करोड़ था, फिर 61,000 करोड़ हुआ है, 61,935 करोड़ हुआ, 79,000 करोड़ हुआ, फिर TTM में 85,000 करोड़ का हुआ। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऐसे मैच करा लीजिए, बढ़ रहा है कि नहीं। फिर नेट प्रॉफिट मिला लीजिए, फिर EPS देख लीजिए। EPS में यहाँ पे डाउन हुआ है TTM में। ये जो 31 मार्च का डाटा है, 31 मार्च से जब कंपैरिजन करेंगे 31 मार्च 21 से 31 मार्च 22 के बीच में, तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ था। और TTM जो है ये 1 साल का बताता है। फिर यहाँ पे आपको CAGR चेक कर लेना है, CAGR 15% के ऊपर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 ईयर में इनका निगेटिव है जैसे, और 3 ईयर में 17% का है। मतलब 3 सालों में कंपनी अच्छा CAGR देती है। अब आपको कंपनी के बैलेंस शीट में देखना चाहिए कि कंपनी का जो कर्ज है यानी बोरोइंग है वो कंपनी के रिजर्व से ज़्यादा तो नहीं है। कंपनी का रिजर्व इससे ज़्यादा होना चाहिए, उनके कर्ज से कंपनी का रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए। तो कंपनी की लायबिलिटी है वो उनके असेट से कम होना चाहिए। यानी आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी अपने सेक्टर के कंपटीटर को ध्यान में रख के काम कर रही है कि नहीं, मतलब उनके कंपटीशन में आ रही है कि नहीं। आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर, बोनस देती हो, डिविडेंड देती हो, ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आपको कंपाउंडिंग रिटर्न भी मिल सके। अब मैं आपको जो बताया था कि आपको किसी कंपनी में एक साथ पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए, तो उसका कारण ये है कि जैसे एक निवेशक आयशर मोटर्स को फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर मानकर शेयर बाई किया होता 2005 के पहले, कंपनी 2004 से 2010 के बीच में कोई रिटर्न नहीं दी है, लेकिन 2010 के बाद से शेयर रॉकेट की जैसे भागा है। फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप लिए तो तभी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने लगेगा। टाइम ले सकता है, हो सकता है कि 5 साल का ले ले, 6 साल का टाइम ले ले, लेकिन वो आपको रिटर्न देता है। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।